Hello dear students, welcome back to the fourth video of the lecture series Statistics. We are in the mid of discussion of central tendency. We have already discussed what is mean, what is median, what are the various methods to calculate these two. So we will finish this discussion of central tendency in this lecture by understanding what is mode. Okay, so let us check it out. What is mode? Mode है, it is the simplest of all the central tendency. I can say the definition of mode in a single sentence by saying that it is the most occurring data simply. Okay, अगर हमारे पास कुछ डाटा या कुछ वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, उनमें जो भी वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है दैट डजंट मैटर, बड़ा है छोटा है वट एवर इट इज़, अगर वो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है तो वही हमारा मोड हो जाएगा. ओके, तो हम अभी देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड में कि अनग्रुप्ड डाटा के लिए या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी तरीके के फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है. वी हैव टू सिंपली लुक ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड सी विच ऑब्जर्वेशन इज़ मोस्ट ऑकरिंग. ओके, तो आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं. मोड इज़ highest occurring observation. ओके, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है वही मोड है. अच्छा, अब हम समझते हैं कि इस सेंट्रल टेंडेंसी की ज़रूरत क्यों है ना, जबकि हमारे पास पहले से ही दो सेंट्रल टेंडेंसी मीन और मीडियन के फॉर्म में है, तो क्यों ज़रूरत पड़ी एक और तीसरे सेंट्रल टेंडेंसी मोड की. ओके, तो एक तो सबसे पहला एडवांटेज जो है इसका बाकी दोनों के ऊपर वो है कि मोड को वी कैन अप्लाई ऑन नॉन न्यूमेरिकल डाटाज आल्सो. मैंने ये बोला कि मोड का जो यूज है वो हम लोग नॉन न्यूमेरिकल डाटाज के लिए भी कर सकते हैं. अब ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा क्या हुआ समझते हैं इसको. तो पहले मैं लिख लेता हूँ, मोड कैन बी यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज नॉन न्यूमेरिकल डाटाज. अब ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा क्या है, कोई भी ऐसा डाटा जिसमें नंबर इन्वॉल्व नहीं है ना. जैसे एग्जांपल समझे, चलो मान लेते हैं कि कोई एक है ना, कोई वार्ड है, सिटी में वार्ड होते हैं ना, उधर इलेक्शन होता है. ठीक है, या चले कोई विलेज का एग्जांपल ले लेते, कोई गांव है. ठीक है, अब वो गांव में मान लेते हैं कि चलो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होने वाला है ना. अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं वहाँ पे. ठीक है, तो अगर चलो मैंने एक लिस्ट बनाया ऐसे, या अलग अलग चलो रिलीजन रख लेते हैं कोई. ठीक है, कितने हिंदूज़ हैं, कितने मुस्लिम्स हैं, सिख्स कितने हैं, ठीक है, ऐसे कुछ कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं. तो ऐसे किसी गांव में है ना, कुछ चलो मान लिया कि कोई 70 हिंदू हैं और कुछ मान लेते हैं 15 मुस्लिम्स हैं, 5 सिख्स हैं ना, कोई 3 बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, एक कोई जैन है. ठीक है, अब उधर कोई इलेक्शन हो रहा है. तो ये हो गया मेरा ऑब्जर्वेशन और ये हो गया इनकी फ्रीक्वेंसी. ओके, अब मान लो सपोज एक कोई पॉलिटिशियन है ना, अब वो देखेगा कि भाई सबसे ज़्यादा इस डाटा की जो डाटा रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डाटा का जो मोड है ना, वो क्या है, कौन सा डाटा है, कौन सा रिलीजन है जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है ना. तो ये हमारा मोड हो गया. ओके, तो ऑल्दो दिस इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिटिकल प्रैक्टिस, बट आपको पता ही ऐसा ही होता है ना मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में. तो जैसे ये जो डाटा हुआ है इसमें कोई नंबर इन्वॉल्व नहीं है ना, हमने सिंपली लोगों के कास्ट या उनके रिलीजन पूछे. ठीक है, अब ये कास्ट या जो रिलीजन है इनका हम लोग एवरेज तो ले नहीं सकते कि भैया बताओ सपोज ये कितने लोग हैं यहाँ पे, 70 और ये हो गया 20, 94. तो ये जो 94 पीपल हैं या पर्सनस हैं, इनका एवरेज रिलीजन क्या है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं. इनका मीडियन रिलीजन क्या है ना,
ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हाँ, मोड रिलीजन वी कैन से कि वो हिंदुज़म ऐसा रिलीजन है जो सबसे ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये इसका मोड हो गया। ठीक, तो ये जस्ट एक ऐसा एग्जांपल है, आपने समझा कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा में भी मोड का यूज हो सकता है। अच्छा, न्यूमेरिकल डाटा की बात करें, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर या कैसी सिचुएशन है या हो सकती है जहाँ पर जो है मोड हमारा वो मीन या मीडियन से ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपने को दे सकता है। ठीक है, अब ऐसा सपोज करें कि कोई एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठीक है, एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मान लेते हैं कपड़े बनाने वाली है ना, वो शर्ट या टी शर्ट बना रही है। ओके, अब मान लेते हैं कि उसके जो कस्टमर्स हैं, है ना, कोई 100 कस्टमर्स हैं उसके, और छोटी कंपनी है, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो एक ही टाइप का शर्ट बना सकती है। तो ऑब्वियसली दैट कंपनी विल लुक फॉर दोज कस्टमर्स विच आर मोर पोटेंट टू दैट कंपनी, है ना, जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उसके लिए। जैसे मान लेते हैं कि 100 लोगों का ग्रुप है जिसको वो कंपनी शर्ट बना के प्रोवाइड करने वाली है, उसमें से 80 लोग ऐसे हैं जो कोई सपोज मीडियम साइज का शर्ट पहनेंगे। ठीक है, कोई 10 लोग ऐसे हैं जो स्मॉल पहनेंगे, कोई 10 लोग ऐसे हैं जो लार्ज पहनेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो साइज ऑफ शर्ट है, ये इसका डाटा कलेक्ट करें तो इसका मोड आएगा वो जो मीडियम वाली साइज है ना। तो फिर वो कंपनी सोचेगी कि भाई हमारा ज़्यादा प्रॉफिट तो तभी होगा जब हम मीडियम वाली शर्ट्स बनाएंगे, क्योंकि इसके कस्टमर ज़्यादा हैं, 80 नंबर ऑफ पीपल है ना। जस्ट टू मेक एन इंट्यूशन इन योर माइंड दैट मोड इज ऑल्सो अ यूजफुल काइंड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कभी कभी वो मीडियन और मीन से ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें बताता है ना। अभी ऐसा तो नहीं होगा कि मान लेते हैं कि कुछ लोग मीडियम शर्ट पहनने वाले हैं, कुछ लोग लार्ज पहनने वाले हैं, तो एवरेज उनका आ गया है ना कुछ मीडियम और लार्ज के बीच की साइज़, और कंपनी ने मीडियम और लार्ज के बीच की सारी साइज़ के शर्ट्स बना दिए। अब वो ना तो मीडियम वालों को फिट हो रहा है, ना ही लार्ज वालों को फिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए there are many instances, there are many practical conditions where our where mean or median will not give us useful information but mode does. okay, तो ये तो बात हो गई डिस्कशन की कब ये यूज़फुल है कब यूज़फुल नहीं है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड की। तो कैलकुलेशन को ज़्यादा बात करनी नहीं है, अनग्रुप डाटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा लिखे हुए हैं, तो उनमें तो you have to just look for that observation, that variable or variate which occurs most number of time. okay, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, look for that variate which occurs most number of टाइम्स, या फिर मैं ऐसे फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोलूँ तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ग्रेटर है। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, हमें पता है कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल्स लिखे होते हैं ना, उधर कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन तो होता नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास है, जैसे एग्जाम्पल समझे, ये वाला एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, कैलकुलेट the mode of following डाटा। इस डाटा का मोड कैलकुलेट करना है। अब हमें एक चीज़ तो क्लियरली ये दिख रहा है कि 20 से 30 वाला ये जो ग्रुप है, 20 से 30 वाला, ठीक है ना, मोस्ट ऑकरिंग ग्रुप यही है। लेकिन 20 और 30 के बीच में कौन सा वेरिएबल है, कौन सा एग्जैक्ट कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार, जो 40 बार अपीयर हो रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे हम लोग ऐसे तुक्के से तो लगाएंगे नहीं। तो इसके लिए एक फार्मूला है। अब वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो वो फार्मूला देखना पड़ेगा। तो फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं मोड के लिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। अब ये कौन कौन से वेरिएबल्स इस फार्मूले में इन्वॉल्व हैं, तो L जो है दैट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग मीडियन वाले में, मीडियन के कैलकुलेशन में मीडियन क्लास देखे थे, तो वो तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते थे n/2 या उससे जस्ट ग्रेटर वाला क्लास हमारा मीडियन क्लास कहलाता था। मॉडल क्लास में कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे हायर होगी, वही क्लास हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, मॉडल क्लास इज़ द क्लास हैविंग हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक बार हमने मॉडल क्लास डिसाइड कर लिया, अब उसका लोअर लिमिट हमारा L हो गया। ठीक, F1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। ओके, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0 है, और F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी F2 है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, है ना, 0 1 2। तो 1 तो हो गया हमारे मॉडल क्लास का, फिर 0 1 के पहले आता है, तो F0 हो गया हमारे मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और 2 जो है वो 1 के बाद आता है, तो F2 हो गया मॉडल क्लास के सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। ओके, व्हाट इज H? सो H इज़ द क्लास साइज। H है हमारा क्लास का साइज। जैसे अभी जो हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे उसका क्लास साइज यूनिफॉर्म क्लास साइज का रहता है ना, तो अभी हम क्लास साइज को देखें, वो सब 10 के बराबर। आइए फॉर्मूले का यूज करते हैं और दिए हुए एग्जाम्पल में मोड कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोड इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मॉडल क्लास हाईलाइट कर रखा है मैंने, उसकी लोअर लिमिट है 20 प्लस F1, ये हमारा F1 हुआ, ये 30 F0 हो गया, और F2 हो गया हमारा 12। तो 40 माइनस 30 F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 दैट इज 80 माइनस 30 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज दैट इज 10। सिंप्लीफाइंग इट, 20 प्लस 10 इंटू 10 न्यूमरेटर में आता है 100 अपॉन 80 माइनस 42 इज 38। सो इट विल कम आउट टू बी सम 22 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ आ जाएगा, 22 पॉइंट समथिंग। ओके, ये आप कैलकुलेट कर लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मोड। अच्छा, कुछ डाटा ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एक से ज़्यादा मोड आ जाए ना। अभी मान लो कि एक डाटा ऐसा लिखा हुआ है जिसमें सपोज एक वेरिएट है 5 जो कि 10 बार ऑकर हो रहा है, फिर एक दूसरा वेरिएबल है 6 वो भी 10 बार आ रहा है, तो और 10 ही सबसे मैक्सिमम है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मल्टी मॉडल डाटा, एक से ज़्यादा मोड है इसके, है ना। तो इसका मोड हम 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी बोल सकते हैं। मल्टी मॉडल डाटाज कैन बी देयर। और कुछ डाटा ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मोड एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे एक डाटा ऐसा है जिसमें सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सिंगल टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। जैसे अगर मैं 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इस वाले डाटा का मोड क्या होगा, है ना। कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे से ज़्यादा टाइम्स अपीयर हो रहा है, सबके सब 1 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। सो वी विल से मोड ऑफ दिस डाटा डजंट एग्जिस्ट। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट मोड कैलकुलेट करें इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके नहीं बताता हूँ, ये आप करेंगे खुद ही, डू योरसेल्फ। ओके, तो ये तो बात हो गई। अब हमने 3 तरीके के सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सब डिस्कस कर लिया हमने। एडवांटेजेस भी देख ली, सबकी मेरिट्स हैं, सबकी डीमेरिट्स हैं। ओके, तो ये सब चीज़ हो गया, है ना। मोड का एक लिमिटेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो लिमिटेशन है वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। अगर कोई एक डाटा है जिसमें 5 है हमारा मोड, ओके, अब
सपोज कि 5-10 बार अपीयर हो रहा है, अब उस डाटा में हम कोई भी 5 के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल 10 से कम बार जितनी मर्जी टाइम्स लिख लें ना, मोड हमारा चेंज नहीं होगा। तो इंडिविजुअल डाटा के ऊपर, इंडिविजुअल वेरिएट के ऊपर हमारा मोड डिपेंड नहीं करता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी होगी। एडवांटेजेस ये हैं कि न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल डाटास दोनों के लिए इसका एप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अब हमने तीनों तरीके के जो है हमारे सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर लिया। अब इन तीनों को रिलेट करते हुए एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है वो समझते हैं, और कब वो फार्मूला ज़्यादा कारगर होता है, कब वो फार्मूला ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, इसको भी समझते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्पिरिकल फार्मूला रिलेटिंग मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो एम्पिरिकल, सबसे पहले तो आप यही समझें कि एम्पिरिकल का मतलब क्या है। एम्पिरिकल का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ वेरीफिएबल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस और यू कैन से एक्सपीरियंस, है ना, नॉट बाई थ्योरी और लॉजिक, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग थ्योरेटिकल प्रूफ ना कर सकें, लॉजिकल प्रूफ ना कर सकें, ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, या है ना, उसको वेरीफाई किया जा सके, उसको हम लोग एम्पिरिकल बोलते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड को रिलेट करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला होता है हमारे पास। क्या होता है? सॉरी, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक, तो ये एक फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूला कब काम करता है? तो ये फार्मूला हमेशा काम नहीं करेगा। ये फार्मूला अच्छे तरीके से तभी काम करता है जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है डाटास का वो मॉडरेटली स्क्यूड हो। अब इस बात का क्या मतलब है मॉडरेटली स्क्यूड का? वो उनके डाटाज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस ना हो, डेविएशंस कम से कम हो, है ना। तो या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, या डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो तो भी उसमें जो उसका डेविएशन है वो मॉडरेट हो। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ टाइप्स हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होते हैं, तो वो देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बाकी ऐसे एक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं बताऊं कि ये जो एम्पिरिकल रिलेशन है मीन, मीडियन, मोड का, दैट वाज ओरिजिनली गिवन बाय कार्ल पियर्सन, है ना, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो उनके द्वारा ये फार्मूला दिया गया था। ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस एम्पिरिकल relation works well for moderately skewed data। मॉडरेटली स्क्यूड डाटा के लिए ये वाला जो हमारा फार्मूला अच्छे से काम करेगा। ओके, अब ये मॉडरेटली स्क्यूड ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आइए थोड़ा बहुत वो भी समझ लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नॉर्मली मैं बोल सकता हूँ, नॉर्मल या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के ये दो अलग अलग टाइप आ जाते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। ओके, तो जैसे देखें ये एक एग्जांपल मैंने ऐसे नोट कर रखा है, रिटायरमेंट एज है। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एज ग्रुप है, वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो जैसे जो पहला है हमारा, देखें ध्यान से, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो दूसरा वाला डाटा है, इस डाटा का जो टेल है वो राइट डायरेक्शन में ज़्यादा है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा बोल देंगे। और जो थर्ड वाला है, उस थर्ड वाले डाटा का जो टेल है वो लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है, तो इसको हम लोग नेगेटिवली स्क्यूड डाटा बोल देंगे। एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली ये है कि पॉजिटिवली या नेगेटिवली स्क्यूड डाटा में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों ही इक्वल होंगे। देखें यहाँ पे ग्राफ में लिखा ही हुआ है, मीन, मीडियन
और मोड, ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे नॉर्मल या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। और बाकी के दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस में स्क्यूड या फिर मैं बोलूँ पॉजिटिवली या नेगेटिवली, दोनों ही तरीके में जो मीन, मीडियन और मोड होगा वो इक्वल नहीं होगा, लेकिन मीडियन विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन मीन एंड मोड। देख लें ग्राफ पे, जैसे बीच वाले में पॉजिटिवली में मोड का वैल्यू 54 है, मीडियन 56 और मीन जो है 57 है, तो मीडियन मतलब बीच में लाई कर रहा है। और थर्ड वाले में नेगेटिवली स्क्यूड वाले में भी मोड हमारा सबसे बड़ा है 65, फिर 63 है, मीडियन का वैल्यू 63 और मीन हमारा 61 है। तो आई कैन से इन दोनों में ही मीडियन लाइज इन बिटवीन मीन एंड मोड। ओके, एक चीज़ तो ये हो गई। अब यही जो, जैसे ये दूसरा और तीसरा ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मॉडरेटली स्क्यूड होगा, तभी वो जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला था, रिलेशन था, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ओके, जैसे मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि टेल बहुत लंबा हो जाए ना, इस तरीके से। तो ये 3 तरीके के ग्राफ बनाए हैं मैंने। तो इसमें से जैसे अगर मैं बोलूँ ये जो ओरिजिनल था वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो हमारा थर्ड वाला ग्राफ है देखें यहाँ पे, ठीक है, ये थर्ड वाला, ये ज़्यादा, इसमें जो स्क्यूड डेविएशन है वो ज़्यादा है, वो मॉडरेट नहीं है। जो फर्स्ट वाला है उसमें जो है मॉडरेट डेविएशन है। तो जब भी डेविएशन मॉडरेटली रहेगा उस केस में हमारा जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ओके, so this is all about central tendency. In the following lecture we will discuss that central tendencies do not always gives us useful information, okay, and hence there is need, they compel us to some other kind of analysis which we will see, we will discuss as mean deviation and variance and standard deviation. Okay, so that's all for this lecture. Okay, don't forget to like the video and subscribe the channel.